एक गांव की सादी सी झोपड़ी में दो बहनें रहती थीं। एक का नाम खुशी और दूसरी का नाम शीला। शीला बहुत मासूम और दूसरों की मदद करने वाले स्वभाव की थी। माँ और पिता इस दुनिया से गुजर चुके थे। ये दोनों बहनें खुद ही एक दूसरे का सहारा थीं। एक दिन शीला अपने दोस्त के घर से लौट रही थी। रास्ते में उसे देर हो गई। शीला घर आते समय इतनी देर क्यों कर दी? दीदी वो थोड़ा सा गौरी के साथ घर के कामों में हाथ बटा लिया। अब आ गई तो लोगों के घर काम करके अपना घर अभी याद आ गया कि घर भी जाना है। ओहो दीदी, क्यों इतनी गुस्सा हो? बस थोड़ी सी तो देर हो गई। ऐसे क्या आफत आ गई कि मैं थोड़ी सी देर से आ गई तो? अब तेरा मैं क्या करूं? तुम तो सबकी मदद करती हो और अपने घर के काम मेरे जिम्मे छोड़ देती हो। ऐसा क्यों करती हो भला? दीदी गुस्सा क्यों करती हो? माँ कहती थी जो दूसरों के काम आए वही अच्छा इंसान कहलाता है। माँ अब इस दुनिया में नहीं है ज्योति। उसकी बातों का कोई फायदा नहीं। आजकल कोई किसी के काम नहीं आता। शीला ये सुनकर बहुत खफा हो जाती है और वो जाकर कमरे में बैठकर बोलती है कि अगर अम्मी होती तो आप मुझसे ऐसे बात न करती। दीदी वो हमेशा बोलती थी कि तुम दोनों एक दूसरे का सहारा बनना और कभी एक दूसरे से दूर मत जाना। शीला की ये बात सुनकर खुशी का चेहरा आंसुओं से नम हो गया और उसका दिल पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आने लगे, लेकिन वह आंसू पोंछकर बोली, शीला देखो, मुझे इस बात का डर है कि अगर किसी दिन तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अकेली कैसे जीऊंगी। दीदी आप कमजोर नहीं बनोगी। आपके साथ रहकर मैं सारी दुनिया का मुकाबला कर सकती हूँ। बस सिर्फ आपका सहारा हो मेरे साथ। यह सुनकर खुशी पहली बार मुस्कुराई। उसी समय खुशी के अपने करीबी लोग खुशी के घर की तरफ आ रहे थे। धर्मपाल, निमला और उनका बेटा आनंद, जो खुशी का चाचा था। अरे खुशी, कैसी है मेरी बच्ची? तू ठीक तो है ना? बहुत मुश्किल से जिंदगी गुजार रही होगी ना, भैया और भाभी के जाने के बाद? नहीं, हम अपने ही घर में खुश हैं। ये घर माँ और अब्बू की यादों से भरा हुआ है। हम ये घर और जमीन नहीं छोड़ सकते। तुम दोनों का घर माँ बाप के बिना अधूरा है। आप लोग हमारे साथ क्यों नहीं रहते? हाँ माँ, तुम ठीक कह रही हो। लड़कियों का ऐसे अकेले रहना ठीक नहीं है। खुशी को ये बात पता था कि चाचा चाची हमारे घर और जमीन के लालच में ऐसे बोल रहे हैं। नहीं, हम अपने ही घर में खुश हैं। ये घर माँ और अब्बू की यादों से भरा हुआ है। हम यह घर और जमीन नहीं छोड़ सकते। और बेटा, वैसे तुम्हारा आना तुम्हारी मर्जी है, लेकिन तुम्हारी जो जमीन पड़ी है वह बंजर पड़ी है। तुम लोग तो फसल नहीं उगा सकते। एक दिन रोटी हुई आओगी हमारे पास, तब समझ आएगा कि अपनों से मुंह नहीं मोड़ा करते। खुशी को ये सब सुनाकर वे वहां से अपने घर वापस जाने लगे, लेकिन शीला ये सब कमरे के अंदर सुन रही थी। यह सुनकर उसका चेहरा उतर गया। दीदी आपने तो ठीक कहा कि घर में अम्मी अब्बू की यादें हैं, लेकिन जमीन का क्या? क्या सच में वो हमसे ले जाएंगे? हाँ शीला, जब तक मैं जिंदा हूँ कोई हमारी जमीन को छू भी नहीं सकता। तुझे मैं कुछ नहीं होने दूंगी। रात को रसोई में बेटी हुई शीला अपनी बहन से खुशी से बोली, दीदी कल मुझे कुछ काम है, मैं आसिया के घर जाऊंगी। अगर आपकी इजाजत हो तो। नहीं शीला, कल खेतों में जाना है और देखना है कि जो सब्जी बोई थी वह उगी है या नहीं। दीदी हाँ चलो,
वो तो मुझे याद ही नहीं था कि उधर भी जाना है। अच्छा हुआ आपने याद दिलाया। हाँ, बस अभी जल्दी सो जाना, कल फिर बहुत काम है। अच्छा जी दीदी, जैसे आप बोलो। कल जमीन के लिए पानी का बंदोबस्त भी करना होगा, क्योंकि कल वैसे भी हमारी बारी है खेतों को पानी देने की। हाँ, मुझे भी याद है। दीदी थोड़ा सब्र करो, मैं खाना लेकर आई हूँ। दोनों बहनें रात का खाना खाकर सो जाती हैं। दोनों बहनें सुबह खेतों की तरफ रवाना हुई। जो सब्जियां उगी थीं, उन्हें दोनों ने मिलकर तोड़ा। शुक्र है, अब कुछ न कुछ हमारा गुजारा होगा ये सब्जियां बाजार में बेचकर। हाँ, लेकिन ये बहुत ज्यादा नहीं है। इस पर तो कुछ ही दिन गुजारा होगा। हमने काफी उधार भी लिया है, वो भी चुकाना। अच्छा दीदी, आपकी बात ठीक है, लेकिन मुझे सिलाई का काम भी आता है, वह करके हम घर चला लेंगे। नहीं, मैं आपसे बड़ी हूँ, मेरा फर्ज है आपका ख्याल रखना। मैं जाकर किसी के घर में काम करूंगी। ये सब बातें करके दोनों कुछ देर अपनी जमीन में पानी आने का इंतजार करती रहीं। और जब फसल को पानी दे दिया तो वापस घर की तरफ रवाना हो गईं और अपने अपने काम पर लग गईं। शीला ने घर के कुछ बर्तन धो लिए और खुशी ने घर में झाड़ू देकर सारा गंद कूड़ेदान में डाल दिया। धीरे धीरे रात हो गई। दोनों बहनें बैठकर आपस में मुश्किल हालात के बारे में बात करने लगी। दीदी, माँ और बाप दोनों के बिना घर बहुत अधूरा है। चाचा सही बोले कि हमारे पास आ जाओ रहने के लिए। आह, हाँ शिला, चले तो जाते, लेकिन यह घर बहुत अलग है। इसे छोड़कर जाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। हाँ दीदी, घर ऐसा लगता है जैसे अभी भी माँ जिंदा हो। हर चीज में उसकी परछाई नजर आती है। बस अब क्या करें, यही हमारा घर है और कहीं दिल नहीं लगता। अगले दिन जब सुबह हुई और दोनों बहनें खेत को पहुंची तो देखा कि जमीन में एक लकीर खींची गई है। खुशी, जरा देखो तो, ये जमीन में किसी ने लकीर खींच दी है, जैसे कोई हमारी जमीन को अपनी जमीन मान बैठा हो। ये जरूर आनंद की हरकत होगी। चाचा ने उसी से कहा होगा कि जमीन की फसल में हमारा भी हिस्सा है। ये बातें करते करते दूर से आनंद आता हुआ दिखाई देता है और वह आकर शिला से बोलता है। सुना है ये जमीन सिर्फ आपकी नहीं बल्कि मेरे बाप का भी हिस्सा है। इसमें लगता है आपको बाप ने ये बात नहीं बताई जब वो इस दुनिया से जा रहा था। हाँ हाँ, आपको बाप ने जो बताया है वो काफी है। दूसरों की चीजों पर कब्जा करना। शीला, तुम चुप रहो। जब बड़े बात कर रहे हों तो छोटे नहीं बोलते। शीला, तुम चुप रहो। मैं देखती हूँ ये कैसे हमसे जमीन लेकर जाते हैं। खुशी के ये बात करने के बाद वहां दारमपाल आ जाता है और खुशी को समझाता है। खुशी बेटा, तुम्हें लगता होगा हमने गलत किया है, लेकिन ये फैसला कानून कर देगा कि ये जमीन कितनी किसकी है और किसकी नहीं।
जब सरकार ये फैसला सुनाएगी तो तुम मान लोगी ना कि ये जमीन हमारे हिस्से की है या नहीं? ठीक है बेटा। दोनों वहां से चले गए। खुशी और शीला वहां कुछ देर तक खामोश खड़ी रहीं। दीदी, क्या वो सच में जमीन के कागजात अपने नाम कर सकते हैं? वो कुछ भी कर सकते हैं। लालच में इंसान अंधा हो जाता है और हमें ऐसे हालात में किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इसी दोपहर दोनों बहनें सरपंच के पास जाकर पहुंची और चौपाल में गांव वाले बैठे थे और वहां पहले से ही धर्मपाल भी बैठा हुआ था। सरपंच जी, हम आपसे न्याय मांगने आए हैं। जमीन के लालच में चाचा पटवारी से मिलकर अपना हिस्सा मांगने चला है। हम अनाथ हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम बेबस हैं। इन्हें जमीन अभी याद आ गई। जब अब्बू जिंदा थे तब तो चाचा ने कोई जमीन की बात नहीं की, तो अब क्यों? है सरपंच जी, इन मासूम बहनों को क्या पता जमीन के बारे में। मैं और मेरा भाई जानते थे, लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो हमें अचानक छोड़कर चले जाएंगे। तो अब ये मासूम सी लड़कियां मेरे अपने हिस्से की जमीन को लालच समझ रही हैं। इसलिए जो काम पहले नहीं किया वो अब करूंगा, और मैं इनका बड़ा हूं। हमने इन लड़कियों को बचपन से देखा है, ये झूठ नहीं बोल सकती। धर्मपाल के मुंह में राम और बगल में छुरी है। हम सबको मालूम है कि यह कैसा इंसान है। सरपंच ने इस बात की अच्छे से तहकीक करने के लिए अगले दिन की सुनवाई तय की और फैसला अगले दिन देने की बात कही। देखो बेटा, यह कोई छोटी बात नहीं है। मैं यह फैसला अच्छी तरह तहकीक के साथ करूंगा, ताकि किसी भी प्रकार की किसी के साथ नाइंसाफी न हो। जैसा आप बोले सरपंच जी। खुशी यह बोलकर अपने घर की तरफ रवाना हो जाती है और धर्मपाल सरपंच से अपनी बात मनवाने बैठ जाता है। रात के वक्त दोनों बहनें एक साथ चारपाई पर बैठकर इस मसले पर बात करती हैं। दीदी, कल क्या होगा? कैसा फैसला होगा? क्या यह उसके हक में होगा? मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। आप खामोश क्यों हैं? जरा कुछ तो बोलो। देखते हैं, मुझे किसी पर भी भरोसा नहीं है। क्या होगा मुझे क्या मालूम। लेकिन हाँ, यह बात सच है, अब्बू से सुनी थी कि जो जिसका होता है वह उसी को मिलकर रहता है, और जिसके इरादे बुरे हों उसके साथ बुरा ही होता है। दीदी, अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है। उम्मीद है हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, तो हमारे साथ भी अच्छा ही होगा। आजी, जरूर सही बोला आपने। आप कितनी समझदार हो गई हो आजकल। चलो शीला, अभी बहुत रात हो गई है, मैं गई सोने। आप भी सो जाओ, लाइट बंद करके। चलो दीदी, आपने सही बात बोली। हम सो जाते हैं और कल पता चलेगा कि क्या फैसला होगा। इस मसले को लेकर खुशी और शीला को नींद नहीं आ रही थी कि कल क्या होने वाला है, और वे बेचैनी लेकर सो पड़ी। सुबह परिंदे अपनी खुराक की तलाश में इधर-उधर उड़ रहे थे और मुर्गा मामा जैसे ही सुबह होती है अजान देता है। ठंडी हवाओं का मौसम शुरू होने वाला है और तितलियां बाहर के मौसम का लुत्फ उठा रही हैं। सुबह होते ही गांव में यह बात फैल गई। गांव की कच्ची गलियों में लोग कानापोशी करने लगे। सुना है धर्मपाल ने तो कमाल कर दिया। लालच में आकर अपने ही भाई की बेटियों की जमीन पर कब्जा कर लिया। इतना सब कुछ हो गया फिर भी। हाँ काकी, कैसे रिश्तेदार हैं?
कुछ देने के बजाय उल्टा चीजों पर कब्जा कर रहे हैं और उन मासूम लड़कियों का इनके अलावा कोई सहारा भी नहीं है। गांव में इनकी बातों पर चर्चा हो रही थी और यह बात गुलमीना सुनकर जाकर खुशी को बता देती है। अरे खुशी, अच्छा है तुम मुझे मिल ही गई। सुना है तुम्हारे चाचा लालच में आकर तुम लोगों की जमीन पर कब्जा करने चले हैं। हाँ, अब क्या करें खला? ऐसे अपने भगवान किसी को न दे जैसे हमें मिले हैं। आजकल कोई किसी का अपना नहीं है। चलो, अब जो भी होगा अच्छा ही होगा। आप लोगों की जीत होगी, मुझे पता है। जी जरूर खाला। घर में शिला अकेली है, मुझे घर जल्दी जाना होगा। ठीक है, बाद में फिर बात करेंगे। गांव के लोग एक एक सायादार पेड़ के नीचे सब जमा थे और खुशी वो उसके चाचा का फैसला होना था, जिसका इंतजार सबको था कि आज क्या होने वाला है। सरपंच जी, हमें आपसे इंसाफ की उम्मीद है। परिवार के दरमियान ये लालच और झगड़ा क्यों? यह कोई परिवार नहीं है। यह लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए हमारे घर और जमीन पर नजर गड़ाए बैठे हैं। यह चाहते हैं कि किसी तरह सब पर कब्जा कर लें और झूठे कागजात बनवाकर सारी जमीन अपने नाम करवा लें। सरपंच जी, मैं क्या बोलूं? मेरा क्या कसूर है? मैंने तो बस अपना हिस्सा ही मांगा है, वह भी सबूत देकर। गुफ्तगू शुरू ही हुई थी कि पटवारी आ जाता है और वह सरपंच को बता देता है कि गोपाल की जमीन सिर्फ उसी की नहीं है, बल्कि उसके भाई का भी आधा हिस्सा है। ऐसे कैसे? तुम लोग तो बस कागजात की बात करते हो। क्या तुम्हारे पास कोई और पुख्ता सबूत है? लगता है इन्हें कानून का पता नहीं है। जब अदालत और कचहरी में तो कागजात ही मांगे जाते हैं, जो इनके पास हैं ही नहीं। सरपंच जी, इन्हें जरा कानून और कागजात के बारे में समझाइए। खुशी बेटी, बात तो उनकी सही है। आप भी कोई पुख्ता कागजी सबूत ले आइए ताकि मैं सही फैसला कर सकूं। ये बात सुनकर खुशी और शीला और खाला अपने घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। अब क्या होगा? हम कागजात कहाँ से लाएंगे? अब्बू ने तो हमें इस सब के बारे में कभी कुछ नहीं बताया था। शीला, आप फिक्र मत करो। अब्बू ने मुझे बताया था कि आपको जब कोई मसला हो, मैं रहूं या ना रहूं, तो मेरे दोस्त मोहन से बात कर लेना। वह आपकी मदद करेगा। हाँ दीदी, वही मोहन चाचा जो बचपन में हमें अब्बू के साथ गोद में बैठाकर अच्छी अच्छी कहानियां सुनाते थे और कुछ मजेदार चीजें भी लाकर देते थे। याद है दीदी, कितना अच्छा वक्त था। की बहन शीला दोनों अपने करीब के गांव उत्तराखंड की तरफ रवाना होती हैं। वहां उनके अब्बू का दोस्त मोहन लाल रहता है, जो काफी समय से खुशी के बाप का दोस्त रहा है। हाँ दीदी, सब्जियां ले लो। सब्जियां, हरी मिर्च, लाल मिर्च, गोभी, टमाटर, तोरी और पालक। अरे बहन, हम साथ ही गांव में रहते हैं और यहाँ मोहन लाल के घर का पता मालूम नहीं है। अगर आप मेरी मदद कर दें तो। जी बहना, क्यों नहीं।
यह जो तीसरे नंबर पर घर है, दूसरी गली में, वही मोहन लाल का घर है। अच्छा, ठीक है, आपका शुक्रिया। लाल के घर जाती है। वहां मोहन की पत्नी काम कर रही होती है, जो बहुत ही नेक और अच्छी औरत होती है। माँ जी, क्या मोहन जी घर में हैं? मैं गोपाल की बेटी हूँ। उनसे कह दीजिए कि गोपाल की बेटियां आई हैं। वे अरे सुनिए, आपसे किसी गोपाल की बेटी मिलने आई है, जरा बाहर आ जाइए। अरे खुशी बेटा, तुम इतनी बड़ी हो गई हो, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। आओ जरा बैठो। और क्या बात है, खैरियत? कैसे आना हुआ? हाँ चाचा, वह तो सारा काम निकल आया। अब्बू ने कहा था कि जब कोई मसला हो तो मदद के लिए मोहन के पास जाना। जी बेटा, उम्र का तकाजा है। सोचा था कभी आपके यहाँ चक्कर लगाऊं, लेकिन कभी फुर्सत ही नहीं मिली। अच्छा किया कि आप लोग ही आ गए। अच्छा, कैसा मसला है, जरा बताओ। खुशी अपना सारा मसला बता देती है और कहती है कि चाचा ने कैसे जमीन पर कब्जा कर लिया है और अब वह अपना हिसाब भी मांग रहा है। यह बात सुनकर मोहन कहता है, अरे बेटी, अच्छा किया कि तुम मेरे पास आ गई। मुझे याद है वह वक्त, तुम बहुत छोटे थे जब गोपाल ने अपनी जमीन का जो हिस्सा था उसके पैसे अपने भाई धर्मपाल को दे दिए थे। और अब वह ऐसे क्यों कर रहा है? इतनी लालच भी अच्छी नहीं होती। लगता है वह तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठा रहा है। वह लालच में आ गया है, बीवी की बातों में आकर। उसकी बीवी की शुरू से ही नजर हमारे घर और जमीन पर थी। पर अंकल, यह बात तो आपको मालूम है कि अब्बू ने चाचा को जमीन के हिस्से के बदले पैसे दिए थे, लेकिन अब वह सबूत मांग रहा है। अब क्या होगा? यह फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास भी कागज मौजूद हैं जिनमें साफ लिखा है कि धर्मपाल को उसके हिस्से के पैसे मिल चुके हैं। यह बात सुनकर खुशी और शीला दोनों ही बहुत खुश हो जाती हैं और मोहन उन्हें अपने कागजात दे देता है। इससे खुशी के चेहरे पर बहुत रौनक आ जाती है और वे दोनों हंसी खुशी अपने घर की तरफ रवाना हो जाती हैं। अच्छा हुआ, आज तो मैंने अपनी दोस्ती का फर्ज अदा कर दिया जो मेरे पास अमानत थी। रामू ने सही कहा था कि इसका भाई एक दिन लालच में आकर यह सब करेगा। अगली सुबह खुशी, शीला और धर्मपाल तथा गांव के कुछ लोग सरपंच की तरफ रवाना हुए। गांव में लोगों के बीच यह चर्चा हो रही है कि खुशी, शीला और धर्मपाल में से किसे क्या मिलेगा। सरपंच जी, अब तो पूरे गांव के सामने मुझे मेरा हिस्सा दिलवा दीजिए, चाहे सबूत ना हो। भला हम क्यों अपना हिस्सा किसी को छोड़ दें? ये लड़कियां हम पर सारा दोष और गलत इल्जाम लगा रही हैं और गांव वालों के सामने हमें झूठा साबित करने के लिए देखो क्या-क्या नहीं कर रही हैं। देखो जरा कैसे जमीन के लालच में पूरे गांव के सामने एक दूसरे की इज्जत पर कीचड़ उछाल रहे हैं। हाँ भाई, कैसा जमाना आ गया। अपने ही अपने न रहे
ऐसे अपने किसी को न मिले जिनमें इतनी लालच हो। सरपंच जी, जो बात आपने बोली थी कि कागजात के बिना पर आप फैसला करेंगे, तो ये लीजिए हमारे पास सबूत है, जिससे यह साफ हो जाएगा कि जमीन में इनका हिस्सा है या नहीं। जी खुशी बेटा, यह मामला गंभीर है। सब कुछ सबूत के बिना परखा जाएगा और जो झूठ का सहारा लेगा उसे गांव से निकाल दिया जाएगा। दरामपाल और उसकी बीवी यह बात सुनकर थोड़े से घबरा गए। सरपंच जी, मेरे पास सबूत है कि मेरे पिता ने जमीन के हिस्से के पैसे मेरे अंकल को दिए थे। इस कागजात में साफ लिखा है और इस पर उनका ही अंगूठा भी लगा है। यह सुनकर सरपंच जी बहुत हैरान हुए और सबूत देखकर यह फैसला सुनाया कि दरामपाल को झूठ का सहारा लेने पर गांव से निकाल दिया जाए और उसकी किसी भी प्रकार की मदद न की जाए। बताओ धर्मपल, ये क्या किया? आपने तो कहा था कि मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन यहाँ तो साफ लिखा है कि आपको अपनी जमीन के बदले पैसे मिले हैं। और यह देखकर मैं यह फैसला करता हूँ कि आपको इस गांव से जाना होगा। जैसे कि मैंने कहा था, झूठ बोलने वाले को गांव छोड़कर जाना होगा। दरामपाल पंचायत में ही वहां खुशी से बोलता है। मुझे माफ कर दो खुशी बेटा, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। बस बीवी की बातों में आकर यह सब किया। मुझे माफ कर दो। चाचा, मैंने आपको माफ कर दिया। वैसे भी आप ही तो हमारे अपने हैं। आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। आप ही तो हमारे बड़े हो। और इस तरह खुशी अपने चाचा को माफ करके उन्हें गांव से निकालने से भी बचा लेती है, जो सरपंच का फैसला होता है। और इसी तरह यह मामला हल हो जाता है।